नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के कार्यक्रम लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे आज के अतिथि महोदय का भी मैं हृदय से आदर स्वागत करती हूँ। सर, आपका इस मंच पर स्वागत है। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उसमें हिंदी साहित्य जगत का वो एक ऐसे सशक्त और श्रमशील रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने अपने बहुआयामी प्रतिभा से साहित्य की विभिन्न विधाओं को समृद्ध किया है। उनका जन्म 12 मार्च 1951 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के गांव नौगवा में हुआ। प्रारंभिक जीवन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत होने के कारण उनकी रचनाओं में जनजीवन की सहजता, यथार्थ और संवेदनशीलता का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए एवं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। उच्च शिक्षा के साथ साथ उनकी साहित्यिक साधना निरंतर विकसित होती रही और उन्होंने लेखन को ही अपने जीवन का प्रमुख ध्येय बनाया। आदरणीय रूप सिंह चंदेल जी का साहित्यिक अवदान अत्यंत व्यापक है। अब तक आपकी 85 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 17 उपन्यास, 18 कहानी संग्रह, किशोर साहित्य एवं बाल साहित्य, लघु कथाएं, आलोचना, यात्रा संस्मरण तथा अपराध विज्ञान से संबंधित कृतियां शामिल हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में रमला बहू, पाथर टीला, नटसार और शहर गवाह है जैसी विशेष रूप से चर्चित हैं। इन कृतियों में सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाएं और बदलते समय की जटिलताएं अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुई हैं। बाल साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। बच्चों के लिए लिखी गई उनकी कहानियां सरल, प्रेरक और ज्ञानवर्धक हैं। 52 श्रेष्ठ बाल कहानियां शीर्षक से उनका संकलन 2 खंडों में विभाजित है। 2022 में प्रकाशित हुआ, जिसे बाल पाठकों ने व बड़ों ने भी अत्यंत सराहा। अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। रूसी साहित्य के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय के अंतिम उपन्यास हाजी मुराद का हिंदी में प्रथम अनुवाद उन्हीं के द्वारा हुआ है, जिसे पाठकों ने इन्होंने विश्व साहित्य से जोड़ने का ये सराहनीय प्रयास किया और पाठकों की भी सराहना भरपूर मिली। इसके अतिरिक्त इनकी चर्चित कृति दास्तोयेव्स्की के प्रेम उनकी जीवनी की विशेष उल्लेखनीय है और आज भी आप सक्रिय रूप से स्वतंत्र लेखन में संलग्न हैं और आपकी कृतियों में रूसी साहित्य के अनुवाद और बाल साहित्य की नई पुस्तकें भी शामिल हैं, जो उनकी निरंतर सृजनशीलता का प्रमाण है। तो हम आपसे ही सुनेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। सर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड के मंच पर आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। एक चीज यहाँ पर जी सर। परिचय में मेरे अब उपन्यास 22 हो गए, ठीक है, और कहानी संग्रह नहीं 21 कहानी संग्रह हो गए। नंबर 1। दूसरी बात, आपने एक बात ये कही है कि अपराध विज्ञान की भी पुस्तकें हैं। अपराध विज्ञान की मेरी केवल एक पुस्तक है। वो बहुत शुरुआती दौर में जब लेखन की शुरुआत हुई थी तो किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के दबाव में आकर के, किसी के एक आकर्षण होता है ना लेखक का कि किसी तरीके से प्रकाशित हो, किसी तरीके से प्रकाशनों से संपर्क बने। तो हिंदी निदेशालय की एक योजना, उस योजना के तहत जो है वो मैंने कार्य किया था और उसके बाद तो मेरी कोई रुचि अपराध विज्ञान में रही नहीं। तो एक ही पुस्तक है। चलिए, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब किया। नहीं सर, बहुत अच्छा किया आपने, सुधार कर दिया, हमारे दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंच गई। तो हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और जैसा कि हमारे दर्शकों की रुचि रहती है, हमारे मंच पर जो भी अतिथि आते हैं वो थोड़ा सा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि किन साहित्यिक परिस्थितियों में या किस तरह से आपके सृजन यात्रा की शुरुआत हुई, आपकी प्रेरणा स्रोत क्या रहे, इस बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। सर, मंच आपका है।
मेरे पिताजी और मेरी माताजी शिक्षित नहीं थी। बावजूद इसके कि मेरे पिताजी रेलवे में थे और बहुत अच्छी नौकरी करते हुए वो रिटायर्ड हुए थे, शिक्षित न होते हुए। लेकिन चूँकि वो कोलकाता में थे, तो वहाँ का माहौल जहाँ जहाँ रहते थे, उस माहौल में वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उनकी बड़ी रुचि थी कि किसी तरीके से हमारे बच्चे पढ़ें, तो हम लोग भाई और बहन मतलब किसी तरीके से पढ़े। तो जब मैं 6वीं कक्षा में था, उस समय भारत और चीन का युद्ध शुरू हुआ था और चल रहा था। दैनिक जागरण में एक वीर रस की कविता पढ़ी। वीर रस की कविता पढ़ने के पश्चात उसी कविता से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी ऐसी कविता लिख सकता हूँ, और मैंने वहीं स्कूल में ही बैठे-बैठे एक कविता लिखी। वो एक शुरुआत। उसके बाद किसी मैं जब 9वीं में था तो किसी मित्र के जो सीनियर थे मुझसे और कानपुर में पढ़ते थे, मैं गाँव में पढ़ता था, तो वो उनके हाथ उन्होंने 5 जासूसी उपन्यास लेकर के वो आए थे। मेरी रुचि बनी, मैंने कहा देखता हूँ, और उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने वो पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद एक जासूसी उपन्यास मैंने लिखा 9वीं कक्षा में था। है 8वीं में था तब एक लंबी कहानी लिखी थी। वो सच मायने में मेरी अपनी कहानी थी। उसके बाद फिर जीवन के कुछ ऐसे संघर्ष शुरू हुए, वो सारा लिखा हुआ तो आज मेरे पास नहीं। जीवन में कुछ ऐसे संघर्षशील स्थितियां रही कि सारा लेखन छूट गया, और अब पुनः मेरा प्रारंभ हुआ जब मैंने पीएचडी ज्वाइन की। समय मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में हुआ करता था नौकरी से। आपने कहा कि मैं लेखन को ही अपना वो मूल आधार बना लिया, ऐसा नहीं। मैंने 2004 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी की है। डीआरडीओ से मैं रिटायर्ड हूँ। बीआरएस ले लिया था, मैंने नौकरी छोड़ दी थी। तो पीएचडी ज्वाइन करने के बाद मैं एक छोटी सी जगह में था, तब उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ। तो वहां एक संस्था थी, उस संस्था के माध्यम से, उस संस्था से मैं साहित्यिक संस्था से जुड़ा और कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि इसके बाद मैं रात रात भर कहानियां शनिवार को लिखता था। संडे को छुट्टी होती थी, दिन में देर तक सोते थे और कहानियां लिखते थे। मतलब मुझे नहीं पसंद आती थी या संतुष्ट होता था तो फाड़ के देता था। पता नहीं कितनी कहानियां लिखी और कितनी फाड़ी गई। जो मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई, आप ये कह सकती हैं मैं लेट लतीफ साहित्य में प्रवेश हुआ अपनी उम्र के हिसाब से। मेरे साथ के लोग तो बहुत अच्छा सारिका और पता नहीं कहाँ छप रहे थे। मेरे लिए वो एक ख्वाब हुआ करता था। लेकिन अब वो जो छप रहे थे, जो स्टार लेखक हुआ करते थे, वो तो अब कहीं नहीं है। जो भी है, खैर कुल मिलाकर होता क्या है कि आप सब कुछ निर्भर करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। मेरे मन में एक ही बात थी कि नौकरी अपनी जगह है, लेकिन मुझे साहित्य में ही रहना है, साहित्य ही करना है। और मेरी पहली कहानी 11 मई 1980 को प्रकाशित हुई। उसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हो गया। बच्चों की कहानी, लघु कथाएं, छोटी-छोटी चीजें मैं लिखता था। 1986 तक कहानियां तो लिख रहा था, कहानियां छप भी रही थी साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह में। लेकिन 1986 के बाद मैं थोड़ा-सा बड़े उपन्यासों वगैरह की तरफ आया, और इसके बाद तो फिर बाल कहानी भी छूट गई, लघु कथा भी छूट गई, और फिर उपन्यास, संस्मरण, कहानी, यही विधाएं मेरी, या यात्रा संस्मरण, इस तरह की यही विधाएं मेरी मुख्य विधाएं बन गई। और अनुवाद तो खैर अभी बहुत बाद में 2004 में शुरू किया मैंने। तो ये मेरे जीवन की बहुत सुंदर रोचक वृतांत आपने सुनाया आपकी सृजन यात्रा का। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फेसबुक से। वरिष्ठ बाल साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर नगेश पांडे जी, संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपके साहित्य के बारे में भी कह रहे हैं कि आप साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं, बाल मन के सुविज्ञ हैं, उनकी कहानियां यथार्थपरक हैं और उनके उल्लेखनीय अवदान की सराहना करता हूँ। आदरणीय संजय सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जुड़ी हुई है महाराष्ट्र से डॉक्टर आनंदी शिंदे। आप दोनों विद्वानों को प्रणाम कर रही हैं। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ कवित्री भारत से जुड़ गई हैं एकता कोचर रलहन जी। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। तो दूसरा प्रश्न हमारे दर्शकों का जो है सर, वो जानना चाहते हैं कि आपके उपन्यासों में ग्रामीण जीवन
और सामाजिक यथार्थ का जो सजीव चित्रण मिलता है। यदि आपके उपन्यास, कहानी या कुछ भी पढ़ा जाए तो उसमें हर एक को ऐसे लगता है कि शायद मैं कहीं हूँ इसमें, या ये मेरी अपनी कहानी है। तो क्या ये आपके निजी अनुभवों के प्रतिबिंब है? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात ये है कि मेरे जीवन के 18 वर्ष, उम्र के 18 वर्ष गाँव में बीते। जब 19 वर्ष का हुआ तब मैं शहर आया। एक बार शहर आ चुका था, 10वीं करने के पश्चात मेरा एडमिशन शहर में कराया गया था। लेकिन गाँव मेरे मन में इतना बसा हुआ था कि मैं छोड़ करके कॉलेज और फिर गाँव वापस भाग गया था। और फिर उसी इंटर कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया था, जहाँ से मैंने 10वीं किया था। हालाँकि 11वीं के बाद मैं वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाया। खैर, तो गाँव मेरे जो 18 वर्ष की उम्र तक जिस माटी से मैं जुड़ा रहा, उस माटी को मैं कभी भूल नहीं पाया। वो मेरे रग-रग में बसी हुई है। मैं वो जो गाँव मेरे रग-रग में बसा हुआ है। इसलिए अ, मेरे 2 उपन्यास पाथर टीला और रमला बहुत 100% गाँव के ही जन जीवन पर हैं। तीसरा उपन्यास मृणालिनी में गाँव है और अंत में वो कहानी शहर में खत्म होती है। इसके अलावा जो मेरे 22 उपन्यासों में से कई और उपन्यास हैं जिनमें गाँव आता है, हालाँकि उनमें शहर भी है। या अब जो आपका प्रश्न है कि क्या आप के जो पाठक हैं हमारे, वो ऐसा कैसे महसूस करते हैं कि ये तो उनकी कहानी है या उनके आस-पास की कहानी। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि मेरे सभी उपन्यास और लगभग सभी कहानियाँ, उनके जो मुख्य पात्र होते हैं, वे वास्तविक होते हैं। मुख्य पात्र वास्तविक होते हैं, कोई घटना, कोई पात्र मेरे दिमाग में जिसको मैंने जाना है, देखा है, पहचाना है, उसको मैं तत्काल नहीं लिख पाता हूँ। लंबे समय तक वो यात्रा करते हैं और उसके बाद मैं लिखता हूँ। जैसे कि एक उदाहरण दूँ कि मेरा पाथर टीला उपन्यास है। मेरा पाथर टीला उपन्यास एक ऐसे पात्र पर है जिसको मैंने बचपन से देखा था। बेहद क्रूर है वो। और जब वो लिखा गया मेरा ये उपन्यास 1996 के आसपास, तो आप समझ सकते हैं कि बचपन का देखा हुआ वो पात्र मेरे दिमाग में किस तरीके से छाया रहा कि मैं उससे मुक्त नहीं हो पाया। एक छोटी-सी कहानी आदमखोर लिखी थी जो मई 1986 में 1987 में हंस में प्रकाशित हुई थी। वो उसी पात्र को लेकर के लिखी गई थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं तो इस कहानी को लेकर के उस पात्र के साथ नहीं निर्णय कर पाया, सही निर्णय नहीं कर पाया। तब फिर वो मैं बाद में एक उपन्यास का रूप लिया। इसी तरीके से नटसार उपन्यास है, उसका पात्र भी 20 वर्ष तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। लेकिन एक आधे ऐसे भी उपन्यास हैं जो तत्काल लिखे गए। एक मेरा उपन्यास है बस्ती बरहानपुर। वो कानपुर की एक बस्ती की पूरी कहानी है। उसमें कोई नायक नहीं है, कोई खलनायक नहीं है, बस्ती के लोग ही उस कहानी के पात्र हैं। वो मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था। आँख के ऑपरेशन में डॉक्टर ने कहा 1 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके पट्टी बाँध करके रहिए और मतलब ना टीवी देखना है, ना पढ़ना है। तो 1 महीने तक आँख बंद करके रहने से जो मेरे दिमाग में चलता रहा, तो अचानक मुझे लगा अरे! मैं तो इस बस्ती में 3.5 वर्ष रहा हूँ। इसका हर पात्र मेरे जान-पहचान का और इतना निकट है, और वो उपन्यास लिखा गया। तो कुल मिलाकर के जो लोगों को ये लगता है कि मेरे उपन्यासों के कथानक उनके जाने-पहचाने, उसका कारण यही है कि वे वास्तविक हैं। अब आप कहेंगे कि सारे के पात्र तो वास्तविक नहीं हैं। उपन्यास लिखना है, उपन्यास का फलक बहुत बड़ा होता है, तो उसको लिखने के लिए कुछ काल्पनिक पात्रों की रचना करनी पड़ती है। कुछ घटनाएँ या वातावरण निर्माण करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काल्पनिक आती हैं, वो करना पड़ता है लेखक को, जिससे रचना की या उपन्यास की या किसी चीज़ की पठनीयता बनी रहे। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आत्मकथा और संस्मरण बहुत लिखे हैं, और वो इस चीज़ को शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कितना सच है और कितना सही। चलिए आप अपना कुछ बिल्कुल सही सर। मैं इसी पर ही बात करने वाली थी कि आपके पाथर टीला और शहर गवाह है जैसे उपन्यासों की रचना प्रक्रिया पर मैं कहने वाली थी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, तो आपने उस प्रश्न का उत्तर भी दे ही दिया अपने प्रथम संवाद में।
क्या कोई ऐसा अंश सर जो आपके किसी कहानी या उपन्यास का हो, जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना पसंद करेंगे? जो आपको याद रह गया हो वो अंश, वो पहरा, या कि ये था, इसमें ये पात्र था, इसने ये कहा था और ये गहरी छाप छोड़ गया। देखिए, अगर ऐसे पात्र की बात करूं तो मेरा एक उपन्यास है गलियारे। जी। काफी बहुत चर्चित उपन्यास है गलियारे। वो 2014 में प्रकाशित हुआ था और वह उपन्यास ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पर है। और मैं एक लेखक हूं तो इसलिए दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे आलोचकों का, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पर, ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से करप्शन, भ्रष्टाचार होता है, किस स्तर पर होता है, किस किस तरह से होता है, ऐसा कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। अमेरिका में अनिल प्रभा कुमार एक लेखिका है, आप जानती हैं। मेरे ख्याल से मेरा लाइट चली गई है, 1 मिनट लगेगा लाइट आने में। मैं तो नहीं दिख पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही होगी, मैं नहीं दिख पा रहा हूँ, है ना? बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है हाँ और हम धुंधला-धुंधला थोड़ा देख भी रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहे होंगे। वो अभी पावर बैकअप है, आ मोबाइल जाएगी, एक आध मिनट में आ कोई जाएगी। बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो गलियारे उपन्यास है, गलियारे उपन्यास जो है वो मैंने जब वीआरएस लिया और मैंने अपनी नौकरी में रहते हुए ब्यूरोक्रेट्स के जो चेहरे देखे, उनके रूप रंग, जो जो कुछ जिस जिस तरीके से वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ व्यवहार करते हैं, एक तरीके से अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई है। सबॉर्डिनेट को वो किसी भी गुलाम से कम नहीं समझते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अच्छे खासे अफसरों के सामने एक सीनियर मोस्ट अफसर जो एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का, पूरी फाइल उठा करके उसके चेहरे पर मार के फेंकता है। आप सोचिए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो उस उपन्यास का पात्र है एक सुधांशु दास, जो एक गांव का स्टूडेंट किसी तरीके से दिल्ली आकर के पढ़ाई करता है, अपने क्या कहते हैं कि ट्यूशन वगैरह करता है, और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। एक एक एडिशनल सेक्रेटरी की बेटी उसके साथ पढ़ती है और उनके आपस में अफेयर हो जाता है। अफेयर होते नहीं है, वो लड़की उसको किसी तरीके से मोटिवेट करके वो बचता घूमता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़की इस तरीके से वो करती है कि वो उसका अफेयर, वो मतलब वो फंस जाता है, आप ये कह सकती हैं, या प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो लड़का आईएएस बन जाता है, एलाइड सर्विस में आ जाता है, और वो फिर अपनी उस पत्नी को, उसको भी प्रीति दास को भी वो आईएएस करने के लिए मोटिवेट करता है, और वो भी आईएएस कर जाता है। जब आईएएस बन जाती है उसके बाद उसके व्यवहार में इतना जबरदस्त परिवर्तन आता है कि वो उसके माँ बाप को दुर्दुराती है, उनके साथ व्यवहार करती है, और अंततः स्थिति ये बनती है कि वो अपने हस्बैंड ही कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो एक ईमानदार बंदा है। वो बिल्कुल रिश्वत नहीं लेता है, और जिस दफ्तर में उसकी पोस्टिंग है वहां भयानक रिश्वतखोरी होती है। और आपको ये बता दूं कि एक ऐसे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कहानी मैं बता रहा हूँ, जहां से मैं रिटायर्ड, जहां से मैंने वीआरएस लिया था, वहां पर ऐसा भ्रष्टाचार होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुल करके कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ जिसको जो करना है कर ले जाकर के। वो नहीं लेता है रिश्वत, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है विभाग में कि उसको बाथरूम के बाहर, आप समझ लीजिए कि उससे कमरा छीन लिया जाता है। उसके अच्छा खासा चैम्बर होता है, उसका कमरा छीन लिया जाता है, उसको बाथरूम के सामने स्टोर में बैठा दिया जाता है। आप ये सोचिए, मतलब बहुत मार्मिक कहानी है। और यही नहीं, वो जो पत्नी है उसकी प्रीति दास, वो किसी अपने से सीनियर अफसर के साथ में उसके अफेयर हो जाते हैं, फिर वो उसको ताने मारती है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अफसर बनने लायक नहीं हो, वगैरह वगैरह वगैरह। स्थिति ये बनती है कि वो सुधांशु
डिपार्टमेंट की प्रताड़ना से नहीं, पत्नी के कारण एक तरीके से अवसाद किसी स्थिति में चला जाता है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रग्स के हवाले हो जाता है। वो बंदा जो कैरेक्टर मेरा, जो कविताएं भी लिखता था, कहानी भी लिखता था और बहुत इंटेलिजेंट था, वो धीरे धीरे ड्रग्स के उसमें चला जाता है। हालांकि उसके थोड़े थोड़े प्रमोशन होते हैं, वो भी डायरेक्टर बन जाता है, इसके बावजूद अंततः उसकी उस ड्रग्स से मृत्यु हो जाती है। असर नहीं होता है कि उसके पति की जो डाइवर्स, तलाक नहीं होता उनका आपस में, कोई तलाक नहीं होता, ना कोई इसने तलाक की अर्जी डाली ना उसने, पति पत्नी तो बने रहे लेकिन बिल्कुल अलग है। तो यह है एक। और तो अनिल प्रभा कुमार ने, जो अमेरिका में रहती हैं, न्यूयॉर्क के पास कहीं रहती हैं, आप पता नहीं उनसे परिचित नहीं है शायद, मेरे ख्याल से इला से परिचित हैं। तो बहुत अच्छी कहानीकार हैं, बहुत अच्छी कहानीकार है अनिल प्रभा कुमार। और उस पर एक समीक्षात्मक लेख लिख करके भेजा, उसमें एक वाक्य था कि ऐसा लगता है कि लेखक सीसीटीवी कैमरा लगा करके बैठा हुआ है। मतलब जो दृश्य है इस तरीके से कितने सजीव हैं। एक उसी उपन्यास से जुड़ा हुआ एक और दूसरा छोटा सा प्रश्न बता दूं कि मैं दिल्ली वाले मकान में था और गर्मी के दिन थे, जयपुर से यादव नाम के एक राजेश यादव या रमेश यादव का फोन आया। उसने बोला, सर जनसत्ता में मैंने इसकी समीक्षा पढ़ी और मैंने उपन्यास मंगाकर पढ़ा है, मैं आईएएस कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब मैं आईएएस का एग्जाम नहीं दूंगा। हमने, क्यों नहीं दोगे बेटे? बोला कि इसलिए कि इतना भ्रष्टाचार होता है, इतने भ्रष्ट होते हैं आईएएस वगैरह, तो मैं तो आदर्शवादी युवक हूँ, मैं आईएएस नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की तो, छात्रों की तो जरूरत है आईएएस बनने के लिए। अगर तुम जैसे आदर्शवादी युवक आ जाएंगे तो कुछ तो परिवर्तन होगा। पता नहीं उसने क्या किया, मुझे नहीं मालूम है। तो कुल मिलाकर के मेरे लगभग सभी उपन्यासों की यही कहानी है। मेरे पाथर टीला उपन्यास को पढ़ करके जो उसका मुख्य पात्र गजेंद्र सिंह है, वो इतना क्रूर है कि पूरा गांव उससे डरता है। आप समझिए, गांव में उसी की चलती है। गांव का हरिहर अवस्थी नाम के लिए केवल ग्राम प्रधान है, वो वही करता है जो गजेंद्र सिंह कहता है। स्थिति ये होती है कि उसको उपन्यास को पढ़ने के बाद कई लोगों के मेरे पास फोन आए कि भाई मैं तो रात भर सो नहीं पाया, कई रातों तक मेरे दिमाग में गजेंद्र सिंह घूमते रहे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे उपन्यास है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी ये सफलता है, मतलब मेरी ये सफलता है, मैं तो ये मानूंगा। और मतलब किसी लेखक को अगर ऐसी टिप्पणियां मिले कि उसके उपन्यासों को पढ़ करके लोगों की नींद हराम रही, तो जाहिर है कि ये तो मेरी सफलता है। मैं अपने मुंह से ही यही कहूंगा, और क्या कह सकता हूँ। नहीं सर, सच में ये बहुत बड़ी सफलता है। और जैसा मैंने अभी उपन्यास के बारे में और कहानी दोनों में, तो एक पात्र जो है वो बहुत ईमानदार है और ईमानदारी उसकी रग-रग में है, इसलिए वो पीड़ित है, उसका शोषण हो रहा है। दूसरा पात्र जो है गजेंद्र सिंह, वो दबंग है। तो जहाँ आपने ईमानदारी को दिखाया कि किस तरह से ईमानदारी सरकार में या प्रशासन में गला घुट जाता है उसका, उसी तरह से आपने दिखाया कि दबंग लोग जो है वो किस तरह से अपना रौब जमा कर और अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी और बड़ी बात है सर कि दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग पात्र हैं, लेकिन फिर भी पाठक उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आसपास वो पात्र नजर आ रहे हैं। तो ये तो सचमुच में लेखक के लिए बहुत ही, मतलब क्या कहें, बहुत ही प्रशंसनीय है कि लेखक की लेखन को पढ़कर लोग इस तरह जुड़ रहे हैं। केवल आपसे ही नहीं, केवल लेखक से, पात्रों से भी जुड़ रहे हैं। जी जी। पाथर टीला उपन्यास के पहले प्रकाशक जो सामयिक के जो पिताजी हैं जगदीश भारद्वाज, उसको पढ़ने के बाद छापने प्रकाशित करने से पहले उनका फोन आया दोपहर में। कहा, ये चंदेल जी, ये मेरे गांव के हरिहर अवस्थी से आपका परिचय कैसे हुआ? मैंने कहा, आपके गांव के हरिहर अवस्थी, उसमें ग्राम प्रधान है। मैंने कहा, आपके गांव के हरिहर अवस्थी मैं नहीं जानता।
कहला नहीं, इसमें जो हरिहर अवस्थी ग्राम प्रधान है वो तो मेरे गांव के ही हैं। मैं थोड़ी देर समझने में लगा, फिर इसके बाद मैं हंसा। मैंने कहा कि अच्छा, मैं समझ गया कि ये मेरे पात्र से अपने गांव के उस ग्राम प्रधान को रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कहने का मतलब कि और पाठ जी आप जोड़ जी, और तो हमारे यही साथ मेरी कहानियों के साथ जी बिल्कुल नागेंद्र सर लिख रहे बोलिए हैं, आप। आदरणीय चंदेल जी मेरे अग्रज तुल्य हैं। 1966 की पहली ही भेंट में 96 की पहली ही भेंट में मैं उनका मुरीद हो गया था। 1998 में उन्होंने विष्णु प्रभाकर जी की अध्यक्षता में मेरे बाल कहानी संग्रह भाग गए चूहे का लोकार्पण भी किया था। और हमारे साथ श्रीलंका से तक्षशिला जी जुड़ गई हैं, और भारत से हमारे साथ सूर्यकांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो साधुवाद आपको दे रहे हैं और आपके साहित्य सृजन की बहुत सराहना कर जी रहे हैं। उत्तराखंड से कुसुम भट्ट जी जुड़ गई हैं, बड़ी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और राजी राज जी जुड़ गए हैं, आपको साधुवाद दे रहे हैं। इंदौर के दिल्ली कॉलेज से डॉक्टर मुदिता पचौरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और वो कह रही हैं कि सर आप सही कह रहे हैं, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए, वो अभी तक यहाँ नहीं गई है। और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा सर भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं जो अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय सबका से अभिनंदन करती हूँ। सबका जी सबका आभार अब मेरे तरफ से। मैं यहाँ एक चीज कोई आपका अगला प्रश्न का उत्तर देने से पहले बता दूं। जी नागेंद्र जी नहीं बताएंगे। नागेंद्र जी के नागेंद्र पांडे संजय जी के जो ससुर थे डॉक्टर राष्ट्रपति, वो बाल साहित्य के मील का पत्थर। ठीक है ना। मेरा 1980 में जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया तो मेरा उनसे परिचय हुआ, और वो मेरे दिल्ली वाले घर आने जाने लगे, और अमूमन 10 वर्षों तक वो मेरे घर ही आके ठहरते थे, हर तीसरे महीने लगभग। उन्होंने मुझे बाल साहित्य की तरफ प्रेरित किया। बाल साहित्य लिखने की प्रेरणा लगातार वो मुझे देते थे, और उनकी प्रेरणा का ही परिणाम था कि मैंने लगभग 55 बाल कहानियां लिखी, 4-5 का अनुवाद किया, और वो 52 मेरी कहानियां और 4-5 अनुवादित कहानियों का 55 कहानियों का जो संग्रह 2 खंडों में आया है। 10 बाल कहानी संग्रह छोटे छपे थे। इसके बाद उन सारे संग्रहों को मैंने एक जगह इकट्ठा करवा के 2 खंडों में प्रकाशित कर दिया। अभी नागेंद्र जी को शायद आज ही नागेश को जो है आज ही मिला है, दोनों खंड मेरे आज ही मिले हैं डाक से, व्हाट्सएप करके बताया। बहुत अच्छी तो जानकारी सर आपने, हाँ क्योंकि जो अगला जी, प्रश्न हमारे दर्शकों का है वो इसी पर ही आधारित है कि आप साहित्य, आपने अभी उपन्यास लिखा क्या और सामाजिक जीवन से संबंधित कहानियां लिखी, लेकिन जब आप बाल साहित्य लिखते हैं तब आपकी संवेदना और दृष्टिकोण उसमें परिवर्तन करना होता है, तो उसमें आपका आप तालमेल कैसे बैठाते हैं? क्या नहीं, आपकी पूरा गया था, आवाज चली गई थी। पूरा प्रश्न दोबारा रिपीट करिए। जी सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने उपन्यास और कहानी के बारे में सुना, आपसे चर्चा हुई, अब वो जानना चाहते हैं कि जब आप बाल साहित्य सृजन करते हैं तो उस बाल साहित्य सृजन करते समय जो एक संवेदना होनी चाहिए या जो दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसको आप बड़े साहित्य से इतर रखकर कैसे उसको परिवर्तित करते हैं जब आप बाल साहित्य लिखते हैं तब? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी मानसिकता, लेखक की मानसिकता किस तरीके से डाइवर्ट होती है कि आप जब बाल साहित्य लिखते हैं तो क्या मानसिकता रहती है, क्योंकि बाल साहित्य तो बहुत नाजुक सा विषय है, और लेखक को बाल बाल मानसिकता में जाना पड़ता है, उसको उस चीज सकारात्मक भाव ना पैदा कर सके। उसको बच्चे को प्रेरणा मिलनी चाहिए, बच्चे को कुछ सीख मिलनी चाहिए, बच्चे को कुछ
बच्चे में कुछ अच्छी चीजें वो सीख सके आपके बाल कहानी से, बाल उपन्यास से। मैं यहाँ ये बता दूं कि मैंने बाल साहित्य, शायद आपको लिखा भी था कि मैंने बाल साहित्य 1981 से 1990 तक ही केवल लिखा। उसके बाद जब मैं बड़े मतलब उपन्यासों की तरफ में 1986 में मैंने एक उपन्यास लिखा था, छोटा सा उपन्यास रुकेगा नहीं सवेरा, वो 156 पेज का था। वो मेरा पहला उपन्यास था। इससे पहले मैं किशोर उपन्यास लिख चुका था और वो काफी सफल भी रहा था, ऐसे शिवाजी। बड़े उपन्यास के रूप में मैंने ऐसे रुकेगा नहीं सवेरा लिखा, और वो एक तरीके से प्रयास था, बस आप ये कह सकते हैं। 1988 में प्रकाशित हुआ, वो मेरा प्रयास था। सब इसके बाद फिर रमला बहू लिखा। तो जब जब रमला बहू लिखना शुरू किया, ये 1990 के बाद, तो इसलिए बाल साहित्य तो 90 तक ही मैंने लिखा। उसका कारण यह है कि मेरी वही बात मानसिकता की थी। तब तक मेरी मानसिकता बाल साहित्य की थी। जब बड़े फलक पर मैं लिखने लगा, बड़े उपन्यास और कहानियां तो मैं लगातार तब भी लिख रहा था। बाल साहित्य का लिखते समय वही बात जो अभी मैंने कही, कि बाल मानसिकता का ख्याल रखना पड़ता है। और चूंकि मैं आगे 1990 के बाद बाल मानसिकता से ऊपर जा चुका था, कहना चाहिए, मैं बाल मानसिकता में नहीं रह पा रहा था, तो मुझे लगा कि बाल साहित्य लिखना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, और मैंने नहीं लिखा। तो दोनों स्थितियों में लेखक को, अगर आज भी ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता, मैं कोशिश करूं तो लिखूं, लेकिन मेरे पास इतना काम है ऑलरेडी, एक के बाद एक। अभी एक उपन्यास पूरा किया 25 मार्च को, करीब करीब 350 पेज का उपन्यास पूरा हुआ। इसके बाद 2-3 दिन से आप किसी मित्र ने बहुत लंबे प्रश्नावली भेज दी, करीब 3500-3600, और उनके 4 दिन लग गए मुझे उनके प्रश्नों को उत्तर देने में। करीब करीब 11,500 शब्दों में उनके प्रश्नों का उत्तर हो पाया। अब मुझे कुछ अनुवाद का काम बाकी है। इसके बाद फिर मैं दुर्गावती पर एक उपन्यास का मेरे दिमाग में चल रहा है, और उसकी बहुत सारी सामग्री मैंने एकत्रित कर रखी है। उस पर समय ही नहीं मिलता है कि मैं बाल साहित्य के बारे में सोच सकूं। सच ये है, लिखना चाहता हूं, मेरे मन में कई बार आता है कि नहीं, और ऐसा नहीं है। मेरे साथ एक बात है, मैं दूसरों की बात नहीं कहता, मेरे साथ एक बात है कि जिस समय मैं जो काम कर रहा होता हूं, उस समय मैं उसी मानसिकता पे होता हूं। अगर मैं बाल साहित्य लिखने की बात सोचूं और कोई बाल कहानी लिखना चाहूं, तो मैं उसी मानसिकता में चला जाऊंगा, बाकी चीजें मेरे दिमाग से निकल जाएंगी। मैं अनुवाद करता हूं तो मैं उपन्यास भूल जाता हूं। हालांकि अनुवाद अब ज्यादा नहीं करते हैं, तो मैंने कर लिया जितना करना था अनुवाद। मतलब 51 पेज और अनुवाद के रह गए हैं, बस इसके बाद मैं कोई अनुवाद का काम नहीं करूंगा, क्योंकि उससे बहुत बाधा क्या मतलब बहुत वो होता है कि भाई आप अनुवाद में लगे हुए हैं, तो फिर आपका उपन्यास तो थोड़ा बहुत स्थगित होता ही है। तो मानसिकता वही है कि बड़ों के लिए लिखते समय बड़ों की मानसिकता में आना पड़ता है, छोटों के लिए लिखते समय छोटों की मानसिकता में आना पड़ता है। चूंकि मैं नहीं आ सकता था, इसलिए 90 के बाद मैंने लिखा। बहुत सही सर, बिल्कुल। और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षा तेलन जी जुड़ गई हैं, और वह कह रही हैं कि सर बहुत अनुशासित होकर कार्य करते हैं, इसलिए सब संभव हो पाता है। तो आपका स्वागत है समीक्षा जी। और जैसा कि अभी हमारी बात हुई अनुवाद के ऊपर, तो अगला प्रश्न जो है हमारे दर्शकों का, वो आपके अनुवाद को लेकर ही है कि रूसी साहित्य के अनुवाद, विशेषकर हाजी मुराद, जब आपने हाजी मुराद का अनुवाद किया, उस समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक रूसी परिवेश में लिखा हुआ, रूसी भाषा में लिखा हुआ एक जो उपन्यास है, एक रचना है, उसको जब आप भारतीय परिवेश में ढालकर और भारतीय भाषा में डालकर लिखते हैं, और क्योंकि अनुवाद अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया भी है, कि आप शब्दानुवाद नहीं कर सकते किसी भी कृति का, आपको भावानुवाद उसको खुद मतलब ऐसा कहें कि उसके अंदर खुद को ढालना पड़ता है, वो चोला पहनना पड़ता है लेखक का, जो वो कहना चाहता है, उसके बाद अनुवाद होता है। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, इस साहित्य का जब आपने किया हाजी मुराद का अनुवाद, तब आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आदरणीय सुनीता दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता तिवारी जी, दीदी आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 1995, 96, 97 के आसपास जो बाल कहानियों की बात की, मैंने अलेक्सेई तोलस्ताय की कुछ बाल कहानियां, 2-3 बाल कहानियां, और अंग्रेजी के 2 बाल कहानियां, 5 बाल कहानियों का अनुवाद किया था। उसके बाद कोई अनुवाद नहीं किया।
मैंने जिस दिन वीआरएस लिया उससे जस्ट पहले वीआरएस के लिए एप्लीकेशन देने के बाद मैं केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो होती है, वहां मैं जाता था पुस्तकें लेने के लिए। तो वहां हाजी मुराद मेरे हाथ लगा। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि हाजी मुराद भी तालस्ताय का उपन्यास है, क्योंकि हिंदी में किसी को पता नहीं था हाजी मुराद तालस्ताय का उपन्यास है। राजेंद्र यादव से पूछा और भी वरिष्ठ लेखकों से पूछा, सबने मना किया, नहीं ऐसा कोई उपन्यास नहीं। ये मेरे लिए चुनौती की बात थी, लेकिन तो था, उपन्यास तो था उनका। अब मैंने उसका फोटो स्टेट कराया, किताब रख दी, और रिटायरमेंट के नेक्स्ट डे, जो अभी समीक्षा तैलंग कह रही थी कि मैं बहुत अनुशासित हूँ, ये बिल्कुल सही कहती हैं, बहुत अनुशासित हूँ, समय से बैठता हूँ, समय से उठता हूँ, समय से सब कुछ, मेरा टाइम कैलकुलेटेड है। मैं उसको बिल्कुल, अपरिहार्य स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, वो ठीक है, अपरिहार्य स्थितियों में कुछ भी हो सकता है। मैं 30 नवंबर को मैंने वीआरएस लिया था। 1 दिसंबर को मैं उसी तरीके से, जैसे इस समय मेज पर बैठा हुआ हूँ, इसी तरीके से ठीक 9:30 बजे जो दफ्तर का समय होता है, ठीक उसी दफ्तर के समय में मैं मेज पर बैठ गया और मेरे हाथ में वो उपन्यास था। उसका डिक्शनरीज रख ली, अनुवाद। अभी एक चीज आपने कही कि भावानुवाद किया जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने किसी भी पुस्तक का भावानुवाद नहीं किया है। मैं चीजों को पढ़ करके, समझ करके, वाक्य को अपने भाषा में ढाल करके अनुवाद नहीं करता। मैंने लिटरल अनुवाद किया है, शब्दशः अनुवाद किया है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक वाक्य के लिए मैं एक एक घंटे बैठ करके जो है उस पर विचार किया, यह वाक्य, यह शब्द सही है या नहीं है, इस पर मैंने बहुत मेहनत किया। और यही कारण है कि हाजी मुराद उपन्यास का अनुवाद एक बार नहीं, मैंने उसको करने के बाद 3 बार और रिवाइज किया, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं। ये मैंने अपनी इच्छा से किया था, अपने शौक से किया था, और पैसा कमाने के लिए नहीं किया था। नौकरी कर चुका था, पेंशन वेंशन मिलने लगी थी, तो इसलिए कोई ऐसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी कि मैं पैसे के लिए प्रकाशन को कहने पर अनुवाद कर दूं और जैसा बना उल्टा सीधा कर करके फेंक दूं, ऐसा नहीं था। 3 बार मैंने उसको रिवाइज किया, और उसके बाद जब मैं संतुष्ट हो गया, वहां पर एक पहले चैप्टर में, और आप ये देखिए कि उसका पहला चैप्टर मैंने पहल पत्रिका में ज्ञान रंजन को भेजा। ज्ञान रंजन का पत्र आया कि तुमने अप्रतिम अनुवाद किया है, मैं अनुवाद नहीं प्रकाशित करता, मैं उपन्यास अंश प्रकाशित नहीं करता, लेकिन चूंकि ये अप्रतिम अनुवाद है इसलिए मैं इसे प्रकाशित करूंगा उस नियम को, और उन्होंने किया। एक पहले चैप्टर में, ये चेचन्या और रूस का लेकर के, आपको शायद ये पता होगा कि बहुत लंबे समय तक चेचन्या और रूस के बीच में युद्ध होते रहे, लड़ाइयां होती रही। बहुत पुतिन के दौर में आकर के जो है चेचन्या को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। उस समय 1854 में हाजी मुराद चेचन्या का जनरल था। वह एक ऐतिहासिक पात्र है, और तालस्ताय उस समय सेना में थे, स्वेच्छा से सेना में गए थे। वो चेचन्या के गांव में बाकायदे जब आक्रमण हुए थे, एक आक्रमण में वो शामिल हुए थे, और वह दृश्य उन्होंने अपने पहले चैप्टर में प्रस्तुत किया है। सादो उसका एक चरित्र है, और वो सादो जो है उसको इसको वो जो है क्या कहते हैं, हाजी मुराद रूसी सेना के पहले अपने जी सर से इतना प्रभावित थे। उसमें एक पहले अध्याय में जब रूसी सेना आक्रमण करती है गांव में, उसमें गांव वालों के माध्यम से एक 2 जगह एक वाक्य आता है, डॉग्स माने जनरली हम लोग कुत्ते ही जानते हैं ना, हम लोगों ने यही पढ़ा है कि भाई डॉग माने कुत्ते ही होते हैं, कुत्ता डॉग्स। लेकिन एक जगह डॉग्स कुत्ते सही फिट हो रहा है सैनिकों के लिए, दूसरी जगह डॉग्स फिट नहीं हो रहा है। मैं इसको लेकर के इतना परेशान रहा, मैंने कई डिक्शनरी ये वो दुनिया भर की, अल्टीमेटली मुझे इंदु अवस्थी की एक डिक्शनरी है, बहुत मोटी डिक्शनरी है, वो मेरे पास थी। उसमें देखा डॉग्स का एक अर्थ था सैनिक, जो सामान्य
हवा अनुवाद करने वाला तो अपने हिसाब से करके छोड़ देता। यही कारण है कि हाजी मुराद बहुत चर्चित हुआ। उसके बाद मैंने तॉलस्टॉय के 30 पर 30 संस्मरणों का अनुवाद किया। उसके दास्तवस्की की जीवनी लिखी, 30 संस्मरणों का अनुवाद किया। मैंने तॉलस्टॉय की जीवनी का अनुवाद किया और वो भी आज चर्चित है, 656 पेज की जीवनी, 5 साल लगाए मैंने। अब आप सोचिए कि कोई प्रोफेशनल होता तो 1 साल में करके फेंक देता। 656 पेज की जीवनी है, 5 साल लगाए उसको अनुवाद करने में, क्योंकि बीच बीच में मैं अपने उपन्यास भी लिखता रहा, ऐसा नहीं। और कभी भी किसी दिन भी 4 घंटे अगर मैं अनुवाद के लिए बैठा था तो 1.5 पेज से अधिक अनुवाद कर ही नहीं पाता। तो असल में क्या है कि हमारे यहाँ अनुवाद को लेकर के ना एक अलग तरह की धारणा बना ली गई है कि पढ़ो और उसको अपने भाषा में अपने ढंग से प्रस्तुत करो। एक अनुवादक मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं, वो मेरे अनुवादों को पसंद नहीं करते हैं, मुझे ये जानकारी है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे अनुवादों को साहित्य अकादमी पुस्तकालय में हाजी मुराद के जो पीछे इश्यू करने वाली पेज होते हैं ना, तो उसपे सादे कागज लगा करके इश्यू की गई है वो किताब। तो इतना पढ़ा गया है, लोगों के फोन है। तो मैं भावानुवाद नहीं करता। बस एक बात ये बता दूं कि और भावानुवाद बहुत सारे लोग करते हैं, भावानुवाद करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। अभी हंस में मेरे दास्तवस्की की पत्नी अन्ना ग्रिगोरिएवना का जो है संस्मरण प्रकाशित हुआ है, बहुत लंबा है, 10,500 शब्दों का, मार्च अंक में। कम से कम 10 लोगों के मेरे पास फोन आ चुका। इतना ज्यादा वो प्रभावित हैं कि दास्तवस्की के जीवन के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि कितना संघर्षशील जीवन था। वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक लिखता ही था और भागता घूमता था एक एक पैसे के लिए, क्योंकि फ्रीलांसर, रूस का पहला फ्रीलांस राइटर था वो। चलिए अगला प्रश्न। मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ शायद है? नहीं सर, बहुत बढ़िया, बल्कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी, नई जानकारी भी मिल रही है और प्रेरणा भी आपसे मिल रही है आपके उत्तरों को सुनकर। ऐसा क्या है, महान लेखक नहीं हूँ कि प्रेरणा मुझसे मिलेगी किसी को। आदरणीय समीक्षा तेलंगी लिख रही हैं, सही बात है, एक एक शब्द से जब तक संतुष्टि ना हो तब तक अनुवाद कार्य या कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। हमारे साथ वर्जीनिया से वरिष्ठ साहित्यकार मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रही हैं आपके लिए। और वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्यकार आदरणीय दादा समीर गांगुली जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो आपको प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं और बहुत सराहना कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम की। तो अनुवाद से बात हुई है, तो अब हम आगे चलते हैं और कार्यक्रम में ये तो हो गई थी अनुवाद की बात और आपके साहित्य की अनुवाद। वर्तमान हिंदी साहित्य की स्थिति जो आज है और नई पीढ़ी के लेखन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए, साफ गो व्यक्ति के लिए मुश्किल कुछ नहीं है, और मैं थोड़ा सा समीक्षा तैलन को पता है कि मैं साफ गो व्यक्ति हूँ। कभी घुमा फिरा करके बात करना मुझे कभी नहीं आया। लिखने में भी मैं सीधे सीधे साफ गो हूँ और बोलने में भी। सच ये है कि आज अगर आप युवा पीढ़ी की बात कर सकते, वर्तमान साहित्य की स्थिति अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और युवा पीढ़ी के भी कुछ लेखक अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि सोशल मीडिया ने इतना ही लेखक पैदा कर दिए हैं, रात रात में लेखक, हर आदमी अब लेखक बन गया है। एक बात, छपास की भूख लोगों में पैदा हो गई, पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास पैसा है, कुछ भी लिखा, उठाया, प्रकाशक के पास गए, प्रकाशक ने कहा इतने 1000 रुपए दे दो, उन्होंने दे दिया और एक किताब छप गई, 2 किताब छप गई, और इसके बाद तुरंत वो पुरस्कारों की लाइन में लग, सारे जोड़ जुगाड़ जो पुरस्कारों वाले वो शुरू कर देते हैं। इस समय सबसे जो दयनीय स्थिति है वो पुरस्कारों की है। इतने ज्यादा हिंदी में इतने ज्यादा पुरस्कार हो गए हैं कि समझ में नहीं आता है, और एक एक देने वाला, एक एक बंदा जो है 50-50, 100-100 लोगों को लाइन में खड़ा करके पुरस्कार दे रहा होता है, और लेने वाले जो है दूर दूर से आकर के ले भी रहे होते हैं। ये स्थिति साहित्य के लिए अच्छी है। लेखन जो है ना,
साधना है, तपस्या है। बड़े लेखकों को, और एक बात यह है कि नई युवा पीढ़ी पुराने लेखकों को पढ़ना ही नहीं चाहती है। मेरे संपर्क में बहुत सारे रचनाकार मुझसे संपर्क करते हैं, फोन पर बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं जब उनको किसी उपन्यास का या किसी किताब की बात करता हूँ कि इसे पढ़ो, तो उनका प्रश्न होता है कि ये किसकी है किताब। मैं अचंभित हो जाता हूँ कि ये किताब है। तो अगर मैं ये कहूँ कि झूठा सच पढ़ो, उन्हें नहीं पता झूठा सच किसने लिखा है, दिव्या किसने लिखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसने लिखे हैं, नहीं पता है। समस्या यह है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लिखेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी। आप लोगों के साथ समस्या हो सकती है, आप लोग क्योंकि विदेश में बैठे हुए हैं, आपको हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध होने की समस्या निश्चित होगी और मंगाना उतना आसान भी नहीं है। लेकिन जो यही बैठे हुए हैं, ढेरों पुस्तकालय हैं, वो पुस्तकालय नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैं साहित्य अकादमी में 12 जून 2024 को मेरा कहानी पाठ था। एक युवा था मेरे साथ कहानी पाठ करने वाला। मैं देख रहा हूं कि वो कहानी पाठ करने आया है, उससे पहले वो 10 लोगों से साहित्य अकादमी में मिलता घूम रहा है। बाद में पता चला कि वो तो यही करता रहता है। यह जो चीजें हैं, ठीक है, मिलना हम भी मिलने जाया करते थे, सब मैंने संपादकों से मिलने जाते थे, लेकिन केवल मिलने ही नहीं जाते थे, काम भी करते थे, पढ़ते थे। और जितना जो पढ़ेगा उतना ही अच्छा वो रचेगा। हमारे एक मित्र हैं अजय शर्मा, वो कहते हैं जो पढ़ेगा वो रचेगा, जो रचेगा वो बचेगा। तो अच्छा रचेंगे तो आप बचेंगे, नहीं तो ठीक है, आप समय के साथ में दो चार पुरस्कार ले लीजिए और चले जाइए। तो इस एक और बात है, मेरे आदरणीय राजेंद्र यादव जी ने 2 विमर्श की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आप भी जानती हैं, सारी दुनिया जानती है, स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। निश्चित दोनों अवधारणाओं से फायदा ये हुआ कि जो लेखिकाएं अपने ड्योढ़ी से बाहर नहीं निकलती थी, वो निकल करके आने लगी। राजेंद्र यादव ने उनको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। दलित विमर्श में बहुत सारे दलित लेखक, ये दोनों विमर्श उन्होंने अपने कुछ खास लेखिकाओं और लेखकों को स्थापित करने के लिए शुरू किया था। मैं खुल करके कह रहा हूं, उनकी कुछ खास लेखिकाएं थी, खास पसंदीदा लेखिका थी, नाम मैं नहीं लूंगा, सारी दुनिया जानती है। उनको स्थापित करने के लिए उन्होंने ये विमर्श, स्त्री विमर्श शुरू किया, अवधारणा प्रस्तुत की। और दलित विमर्श उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कुछ लेखकों को स्थापित करने के लिए किया। लेकिन बेशक एक लेखक को स्थापित करने के लिए उन्होंने वो विमर्श शुरू किया, लेकिन उसका फायदा दलित लेखकों में ये हुआ कि बहुत सारे दलित लेखकों को प्रेरणा मिली और बहुत सारे दलित लेखक आज लिख रहे हैं। ठीक है कि वो उनकी कुछ अपनी स्थितियां हैं, वो ब्राह्मणों को गाली भी दे लेते हैं और ज्यादातर उनके रचनाओं में कुछ इसी तरीके की चीजें आती रहती हैं। अगर वो इससे उबर जाए तो शायद बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं, ट्रिलॉजी है, धरती धन अपना, नरक कुंड में वास और यह जमीन तो अपनी थी। ट्रिलॉजी मैंने 3 उपन्यास, एक ही पात्र काली शेड्यूल कास्ट है, वो दलित है, और उसको लेकर के उन्होंने 3 बहुत अच्छे उपन्यास, बहुत शानदार, और वो ब्राह्मण थे जाते एक ब्राह्मण। इसी तरीके से अमृतलाल नागर ने नाचो बहुत गोपाल लिखा, गोपाल उपाध्याय ने एक टुकड़ा इतिहास लिखा। ये सारे ब्राह्मण थे और इन्होंने दलितों के जीवन पर लिखा और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही वास्तविकता के साथ लिखा। लेकिन हमारे दलित उनको नहीं टच कर पा रहे हैं। जगदीश चंद्र को टच करके कोई निकल जाए, मुझे लगता है अभी 25 साल हो गए हैं। ये तो हुआ दलित विमर्श का। अब स्त्री विमर्श की बात में वहां लौटता हूं। वहां क्या हुआ, राजेंद्र जी ने स्त्री विमर्श प्रस्तुत करने के पश्चात अपने हंस में कुछ ऐसी कहानियां प्रकाशित करनी। दरअसल राजेंद्र यादव से मेरी बहुत लंबी बातचीत है, आप यकीन नहीं करेंगे कि 51 पेज की एक बात है और 30 पेज की दूसरी बातचीत है। मतलब टोटल राजेंद्र यादव के साथ मेरी बातचीत जो है वो 80 पेज की है, क्योंकि मेरे साथ उनका मिलना जुलना काफी ज्यादा होता था। एक बात वो कहते हैं, एक वाक्य है उनका, यह शरीर तो मेरा है, यह देह तो मेरी है, मैं इसका जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं।
ये अवधारणा उन्होंने अपनी स्त्री विमर्श के साथ प्रस्तुत की। इसका परिणाम क्या हुआ? अश्लील कहानियां लिखी जाने लगी, अश्लील कहानियां छपने लगी, और छपने के लिए बहुत सारे रचनाकार अश्लील कहानियां लिखने लगे। आज भी लिखी जा रही। वंदना गुप्ता तो एक माँ और बेटे के ही संबंधों को लेकर के कहानी लिख दी, बाकी में छपी थी 2018 सितंबर 2018 में। माँ और बेटे को लेकर के अभी ये समीक्षा तैलंग अगर हैं तो शायद उनको निकट पत्रिका मिली होगी, बताएंगे वो कि निकट का मेरे पास नहीं आती, लेकिन मुझे उसके बारे में जानकारी। निकट का भी जो लेटेस्ट अंक है उससे पहले वाला अंक जो है आत्मकथात्मक प्रेम कहानी अंक आया है। उसमें प्रेमवत की और किसी की मतलब 2-3 ऐसे कहानीकारों की कहानियां हैं जिनके बारे में मित्रों ने पढ़ करके कहा कि अंक ही पढ़ने की इच्छा नहीं। इतनी अश्लीलता है उन कहानियों। सवाल यह है कि क्यों ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं? क्या समाज में दूसरे विषय खत्म हो चुके हैं? गरीबी खत्म हो गई, संघर्ष खत्म हो गए? क्या चीज मतलब जो मैंने ब्यूरोक्रेसी वगैरह की बात की है, समाज में इतना कुछ है, अश्लीलता ही बची है क्या लिखने के लिए? और ये जो चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, कहते हैं कि ये तो जीवन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम समाज को दे क्या रहे हैं? अपनी नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? नई पीढ़ी को कुछ अच्छा देने के लिए जिनसे अलग होना पड़े। मैं तो कहता हूँ अगले 20-25 साल तक प्रेम कहानियां लोगों को लिखना बंद कर देना चाहिए। हालांकि लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, लोग मुझे गाली देंगे कि मैं प्रेम कहानी के विरोध में बोल रहा हूँ। है तो इस तरीके की स्थितियां हैं, तो नई पीढ़ी को करना ही चाहिए कि बहुत पढ़ना चाहिए और ये पुरस्कारों की अंधी दौड़ से बचना चाहिए, जो कि शायद नहीं बच पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ कोरोना के टाइम में, मतलब मैं ऐसे कहती हूँ कोरोना की उपज है। कोरोना के टाइम में तो एक प्लेटफ़ॉर्म ही लोगों को मिल गया, और हर हर एक चैनल खोलो या कुछ भी आप कहें तो हर, जैसे कहते हैं ना कि कहीं भी आप खोदें, वहाँ एक साहित्यकार निकल आएगा। हिंदी भाषी भी, अहिंदी भाषी भी, जिन्होंने भारत में रहते हुए हिंदी के लिए कुछ नहीं किया और अचानक विदेश जाते हैं किसी काम से, अब वो प्रवासी साहित्यकार बन जाते हैं। और जिस देश के लिए लोग ज़्यादा लालायित हैं पढ़ने के लिए, उस देश अपने आप को उस देश का बताकर लोग लघु कथाएँ और अन्य चीज़ें बड़ी-बड़ी, जो क्या कहें कि बहुत बड़े जो प्रकाशक है विश्व हिंदी सचिवालय जैसे, वहाँ पर छपवा देते हैं लोग। तो लोगों को पढ़ना, आपने सच कहा कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ेंगे नहीं तो गढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएँगे। लेखन भी केवल आपका हिंदी इस के लिए नहीं, हिंदी के लेखकों को ही नहीं पढ़ना, विश्व सबके साहित्य को पढ़ना, विश्व साहित्य को जी, पढ़ना चाहिए। दुनिया में कितना महान साहित्य लिखा गया है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्योंकि वो सस्ती। अभी आपने कोरोना की बात की, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपकी बात को, आप आगे कुछ और जी, कहना चाहती थी। कोरोना ने प्रकाशन व्यवस्था बदल दी है। प्रकाशन की दुनिया में, जी, माने प्रकाशन की दुनिया में एक इतना बड़ा परिवर्तन कोरोना के कारण आया है कि मतलब वही बात है कि हर आदमी लेखक बन गया है, हर आदमी कवि बन गया है। फेसबुक और ये और वो वेबिनार और दुनिया भर में कविताएं सुनाई जा रही हैं, हर दूसरे दिन कार्यक्रम होते हैं। मैं देखता हूँ, मैं क्यों बचता हूँ कार्यक्रमों से? इसलिए कि कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब होता है। आपने तो चूंकि सार्थक बात करनी थी इसलिए आपके साथ जुड़ गया। सच बात ये है, आप इसे मेरा अहंकार मत मानिएगा। नहीं तो सर, मैं आभार रही हूँ। नहीं, आभार की कोई बात नहीं है। तो कोरोना कोरोना ने बहुत बड़ी मात्रा में लेखक पैदा कर दिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रकाशकों के तो बल्ले बल्ले हो गए। आइए दीजिए। मैं एक एक जलंधर फगवाड़ा में एक प्रकाशक है, वो एक 1 या 1.5 साल लड़का, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो 1-1.5 साल बाद कहता है सर मैंने गाड़ी खरीद ली है। कैसे? अरे इतनी पांडुलिपियां आ रही हैं कविताओं, इतनी पांडुलिपियां कविताओं की आ रही हैं तो एक एक पांडुलिपि पर आप जितना मुंह मांगे, बहुत सारे लोग हैं मुंह मांगे देते हैं। प्रकाशकों का, मैं बहुत सारे प्रकाशकों से मेरा परिचय है, आपको बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे प्रकाशकों से मेरी किताबें छपी हैं। मतलब इतनी किताबें हैं तो बहुत सारे प्रकाशक भी होंगे। जी, कुछ प्रकाशकों की स्थिति तो यह है कि बहुत साफ शब्दों में कहते हैं 200 कॉपी खरीदो, अच्छा, और पैसा है लोगों के पास।
इससे क्या हो रहा है, किताबों का भंडार भले ही प्रकाशन जो है 210 छापेगा, 200 प्रतियां आपको पकड़ा देगा और 10 कॉपी वो रख लेगा कि भाई हाँ दिखाने के लिए अमेजोन में भेज दिया है। कहीं भी वो आपकी किताबें नहीं जाती हैं, लेकिन उन लोगों की किताबें नहीं जाती हैं। दूसरी बात है, इसका एक दूसरा पहलू भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जो मीडियोकर, जो मध्यम उसके प्रकाशक हैं या जो छोटे प्रकाशक हैं, क्योंकि उनको पैसा देके छपवाने वाले रचनाकार बहुत मिल रहे हैं, वरिष्ठ लेखक जो उनके यहाँ रहे होंगे, अब उन्होंने उनके प्रति ध्यान देना, क्यों, उनको वरिष्ठ लेखकों को तो रॉयल्टी देनी पड़ती थी, क्यों रॉयल्टी दें, उनको तो पैसा चाहिए, पैसा आ रहा है 40-50 हजार रुपए, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए में किताब आ रही है, 20-25 कॉपी देनी पड़ रही है, तो मतलब ये है एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी बड़े प्रकाशकों की बात नहीं करूंगा, राजकमल है, वाणी है, ये बड़े लेखकों को भी छाप रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ उनके अपने अलग संबंध है। लेकिन मैं बीच के अभी आज एक सुबह सुबह मेरे मित्र ने 4 प्रकाशकों की कहानी बताई, किस तरीके से वो लेखकों को चीट करता है। मैं सुनकर कह रहा था, वो प्रकाशक मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे दीजिए, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। आज बातचीत चली तो उन्होंने कहा भूल करके भी मत उसको कुछ दे दीजिएगा, वो तो बहुत परेशान कर देगा, और मैं तो रॉयल्टी लेने वाला नहीं। कोरोना ने बहुत बहुत सारा बहुत स्पष्ट आपने जवाब दिया सर। और समीक्षा तेलंगी बोल रही हैं कि कोरोना ने यदि जनसंख्या बढ़ाई है तो लेखक उससे ज्यादा पैदा हो गए हैं कोरोना काल में। तो बात है। और हल्द्वानी से वरिष्ठ व्यंग्यकार मीना अरोड़ा जी जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं, सच में समाज हमें लिखने को बहुत कुछ विषय देता है, लेकिन अश्लीलता को बढ़ावा यही देते हैं जो मानसिक रोगी हैं। और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी कह रहे हैं, अश्लीलता आकर्षित करती है, जल्दी लोकप्रिय होने की लालसा उन्हें ऐसा लेखन लिखने के लिए प्रेरित करती है। और समीक्षा तेलंग दी लिख रही हैं, स्पष्टवादी लेखक कम है सर, और आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी दर्शकों के सामने। आदरणीय द्वारका प्रसाद जी लिख रहे हैं, लेखक, कवि या प्रकाशक चाहे जितने बढ़ जाएं, केवल दमदार ही बचेंगे, शेष दुम दबाकर भाग जाएंगे। सर बिल्कुल सही कहा आपने। 100% सही कर रहे हैं अग्रवाल जी, 100% सही कर। बिल्कुल। निरुपमा सिंह धागा जी भी आपकी बहुत सराहना कर रही हैं हमारे साथ, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वीडन से प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो आपके जो प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं, आपके वक्तव्य के लिए बहुत सराहना कर रहे हैं। और मंजू जी भी कह रही हैं, पुरस्कार तो आजकल खूब बिकने लगे हैं, लोग कहते हैं कि पैसे देकर भी पुरस्कार खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें छपना है बिल्कुल सही बात, सही बात कही। एक सज्जन है जो कहते हैं पुरस्कार के लिए सारा कुछ तामझाम समेट करके दिल्ली से जाते हैं, जहां भी पुरस्कार देने वाली संस्था होती है, अपने लिए मोमेंटो भी बनवा के ले जाएंगे, प्रशस्ति पत्र भी बनवा के ले जाएंगे, वहां लोगों की व्यवस्था भी कर देंगे, जो इकट्ठे होंगे उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था वो करते हैं और पुरस्कार लेकर के आते हैं। और उनके घर में देखिए तो सैकड़ों की संख्या में पुरस्कार सजे हुए हैं। मेरे समझ में नहीं आता, प्रेमचंद को कोई पुरस्कार नहीं मिला, निराला को कोई पुरस्कार नहीं मिला, तॉलस्ताय को कोई पुरस्कार नहीं मिला, दास्तवस्की को कोई पुरस्कार नहीं मिला, इनकी महानता में। तो अग्रवाल जी, द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी ने जो कहा ये बिल्कुल सही है, बचेगा वही जो अच्छा लिखेगा। आप कितने भी छपवा लीजिए किताबें, सैकड़ों की संख्या में अंबाल लगा दीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबको अल्टीमेटली पाठक एक तरफ फेंक देता है, समय आता है एक तरफ फेंक देता है, और तक उसी समय उनको पूछने वाला कोई नहीं। बचेगा वही जो अच्छा लिखे। जी सर। एक और सवाल सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लेखन जीवन का सबसे संतोषजनक या यादगार क्षण कोई रहा हो तो वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मुझे लगता है कोई एक बताना मुश्किल है। जब भी मैं कोई उपन्यास पूरा कर लेता हूँ, मेरे लिए वो क्षण बहुत यादगार हो जाता है।
तो इसलिए हर उपन्यास को पूरा करने वाला क्षण मेरे लिए यादगार है। मैं ये कैसे कहूँ कि अमुक क्षण मेरे लिए यादगार। देखिए, जो भी पुरस्कार मिले उससे मुझे कोई बहुत खुशी नहीं है कि मैं उससे गदगद हो गया। या मैं आपको बताता हूँ, मुझे कितना भी बड़ा से बड़ा नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उस तरीके का व्यक्ति ही नहीं हूँ। लेकिन अगर मिल जाएगा तब भी मेरा लेखन चलना वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को पुरस्कार मिल जाते हैं, उनका लेखन छूट जाता है, क्योंकि उनकी उनकी सीमा वहीं तक है, पुरस्कार लेने तक ही सीमा है। तो कुछ ऐसा कोई क्षण तो याद नहीं कर पाऊंगा मैं कि मुझे कौन सा क्षण मेरे लेखन में बहुत यादगार रहा। यही है कि जब कोई उपन्यास पूरा करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, और छप जाता है तो उससे भी ज्यादा खुशी होती है, चर्चा होती है तो उससे भी ज्यादा खुशी होती है। तो कोई एक क्षण बताना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है हर लेखक के साथ ऐसा होगा कि उसकी रचना जब वो लिख लेता होगा तो शायद बहुत ज्यादा संतुष्टि उसे जो मिलती है अपनी रचना लिख लेने से, छोटी या बड़ी कुछ भी, तो शायद वही उसके लिए सबसे मूल्यवान खुशी का क्षण होगा। जी, इंदौर से दिल्ली कॉलेज की प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर मुदिता पचौरी जी लिख रही हैं, सर आजकल वो आपको पढ़ रही हैं और आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद एक सार्थक चर्चा हुई है। और आदरणीय समीक्षा दी भी लिख रही हैं कि आपकी हर कृति अलग है। तो आपकी तो क्या कहें आपकी कृति पूर्ण होने से संतुष्टि तो मिलेगी समीक्षा और उन्हें पढ़ने से भी संतुष्टि मिल रही है। और एकता जी भी बहुत सराहना कर रही है। समीक्षा फोन पर भी मुझसे कई 2-3-4 बार बात कर चुकी है उन्होंने। हर कृति इसलिए मेरी अलग है। मैं उपन्यासों की बात करूं, कहानियों से इतर मैं उपन्यासों की बात करूं, हर कृति इसलिए अलग है जिसका अनुभव जितना अधिक होगा उसके लेखन में विविधता उतनी ही होगी। मैंने गांव देखा, मैंने शहर देखा, मैंने कस्बा देखा, मैंने महानगर देखा, और हर जगह की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। लेखक किन किन चीजों को अपने अंदर जी सकता है, पकड़ सकता है, जी सकता है, कौन से पात्र हैं जो उसको प्रभावित कर लेते हैं और लिखवा ले जाते हैं। तो विविधता इसलिए है। जैसे मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था, वहां के माहौल को लेकर के एक टुकड़ा जिंदगी मैंने लिखी है। अब इसी तरीके से जो गांव के उपन्यास हैं या जो है, वो गांव के सब अलग अलग पात्र हैं जो मेरे देखे भोगे जाने पहचाने पात्र। और अमला बहू तो मेरे घर के पास ही रहती थी, मैं क्या बताऊं उसको। तो वो है कि बुजुर्ग से उसकी शादी हो गई थी और वो क्या उसका जीवन था जो भी है। तो ऐसे ही पात्रों को लेकर के मैंने लिखा है। और मेरे अनुभव, मेरा अपना जीवन मैं यहाँ सबको बता दूं बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मैं उन लोगों में हूं जो नंगे पैर स्कूल जाते थे 8वीं तक। एक शर्ट होती थी, पीठ में फटी होती थी, स्वेटर से उसे ढक कर जाते थे, ठीक है ना। तो वो दौर भी तो मेरे वो अनुभव तो आएंगे ही ना मेरे जीवन में, मेरे लेखन में। इसी तरीके से नौकरी खोजने के लिए कानपुर शहर में मेरी साइकिल सुबह 10 बजे निकलती थी और शाम को 5 बजे घर में प्रवेश करती थी। वो अनुभव तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आएंगे ही। तो मैं आज यहाँ बैठा आपसे बात कर रहा हूं, मैं खुद अचंभित होता हूं कि मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे। ये एक जिद थी, एक मेरी जिद थी कि मुझे कुछ करना है। इसे अहंकार बिल्कुल मत मानिएगा, ये जिद है, और वही जिद मुझे लगातार लिखवाती है। मैं रोज सुबह कंप्यूटर पे 9 बजे बैठ जाता हूँ लिखने के लिए और 1 बजे तक काम करता हूँ। नियम ये मेरा, जो उसने समीक्षा ने कहा ना, डिसिप्लिन, वाकई में मैं 5 बजे उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक ये वो, और फिर 9 बजे बैठ जाता हूँ और कुछ ना कुछ करता है। खाली रह ही नहीं सकता। जिस दिन मैं खाली रह जाता हूँ उस दिन मुझे लगता है कि यार बहुत गड़बड़ हो गया। तो जो चीजें मैंने बताते नहीं है लोग, छिपाते हैं कि अरे वो एकदम महान हो गए हैं तो फिर महान ही पैदा हुए थे। ऐसा नहीं है, मैं महान नहीं पैदा हुआ था, मैं बहुत बहुत ही भयानक स्थिति से होकर के यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो वो मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव है कि उन उतार चढ़ावों को अभी तक मैं पूरी तरीके से जी नहीं पाया हूँ अपने साहित्य में। सीधी सी बात ये है। आगे बोलिए।
बिल्कुल, दी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर सुनीता तिवारी दीदी बोल रही हैं। लिखने पढ़ने वाले कुछ तो अनेक मिलेंगे, लेकिन कह इतनी इतनी बेबाकी से स्पष्ट बोलने वाले ऐसे लेखक विरले ही होते हैं। तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे साथ वरिष्ठ अनुवादक, लेखक, कथाकार अतुल खरे जी जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया लग रहा है सर को सुनना, बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं। और समीक्षा तेलंग दी ही भी बोल रही हैं कि संघर्ष ही है जो अच्छा लेखक बनाता है। ये मैं भी कहने वाली थी सर, कि आपके संघर्ष, आपके अनुभव जो है, वही वही आपके लेखन में उतर कर आए हैं, जो पाठकों को अपने से लगते हैं। और जिन्होंने कुछ संघर्ष नहीं गड़बड़ देखे हो तो गड़बड़ उनके ये लिए, जिन्होंने संघर्ष नहीं जी देखे हो वो तो फिर आपका उनके लिए। जी सर। नहीं मैं ये आवाज बीच में गड़बड़ हो गई थी ना, बीच में वो घूम जी। रहा था, तो अच्छा। जी। न शक्ल दिख रही थी ना वही आवाज है। आ रही थी। हाँ कुछ कह रही थी आप, दर्शकों प्रश्न तक आ क्या रही है। और मैं कह जी रही थी सर कि संघर्ष ही है जो आपने अपने साहित्य में जिनको उकेरा है, और जो आम जन तक गए हैं, और अपनी सी कहानियां उनको लगे, अपने से संघर्ष लगे। जी आज मैं बिल्कुल अगर बिल्कुल गाड़ी में घूमूंगी, मलमल के गद्दों में सोऊंगी, तो वो जो संघर्ष आपका सुबह से लेके शाम तक साइकिल पर चलना और नौकरी ढूंढना, उसको मैं समझ नहीं पाऊंगी। तो ये जी सब बिल्कुल अ, जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई असलियत है, वो आपके साहित्य में आती है। और एक अंतिम हाँ सवाल, हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं। हमारे दर्शक जी जी आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आप किन साहित्यिक परियोजनाओं पर या कृतियों पर कार्य कर रहे हैं। बहुत बेसब्री से उनको इंतजार है। नहीं मैं ये समय भी खत्म हो रहा है, मैं इसका जवाब संक्षेप में दे देता हूँ कि मैंने एक 2024-25 में एक जी। मैंने दास्तवस्की पर काम दास्तवस्की की जीवनी लिखी थी, ये तो आपने उसका जिक्र भी कर दिया, दास्तवस्की के प्रेम। उसके बाद मैं तॉलस्टॉय पर काम करने लगा, और दास्तवस्की के कुछ पत्र और उन पर कुछ संस्मरणों का मैंने अनुवाद किया था 2024 और 25 में। और हंस में 2025 में, और अभी ये मार्च में लगा करके 4 आर्टिकल्स उन्होंने छापे भी है। तो कथाक्रम ने छापे, हंस ने छापे भी हैं। तो दास्तवस्की के पत्रों और उस संस्मरण पुस्तक के कुछ पत्र जो है, हमारे जो प्रकाशक हैं संवाद प्रकाशन आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि चंदेल जी कुछ और पत्र अगर मिल जाए तो उनको भी शामिल कर लिया जाए। तो मैंने खोजा और मुझे करीब 51 पेज के पत्र मिल गए हैं। मैं उपन्यास से मुक्त हो गया हूँ। आपसे भी आपके प्रश्न वश्न जो कुछ भी था, इसके बाद अजय शर्मा ने मेरा जान खा लिया। 4 दिन तक मैं उनका पागल हो गया। अब मैं कल से, आज मैंने रेस्ट किया, कल से मैं दोस्तोयेवस्की के उन 50 पेज के पत्रों का अनुवाद करूंगा। उसके बाद वो करके, और पांडुलिपि ऑलरेडी छपने के लिए जा चुकी है, वो केवल उसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको शायद बताया था, अपने पाठकों को भी बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, मेरी आवाज आ रही ना, मेरे दर्शकों को भी जी बता दूं, बिल्कुल सर। अगला जी। अगला प्रोजेक्ट मेरा दुर्गावती पर उपन्यास लिखना है। दुर्गावती के बारे में शायद लोगों को बहुत कम जानकारी होगी। यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं बता दूं कि दुर्गावती, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। कालिंजर जो है खजुराहो से 110 किलोमीटर आगे है, किला है बहुत। और वहां की गोंडवाना में उनकी शादी हुई थी। उनके पास 52 किले थे। अकबर ने 50 अकबर की भारत की वो पहली वीरांगना थी जिनको 1564 में जिनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्यु उन्होंने खुद आत्महत्या की थी, क्योंकि वो अकबर की सेना जी। तो मैंने उन पर बहुत सारी सामग्री मैंने एकत्रित कर रखी है, और खजुराहो और कालिंजर ये सब घूम आया हूँ। मैं कभी भी बिना ऐतिहासिक उपन्यास भी मेरे हैं। आपको बता दूं कि अजीमुल्लाह खां पर मेरा एक उपन्यास है, और अजीमुल्लाह खां वो चरित्र था
जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। अगर वो पैदा नहीं होता तो इस देश में क्रांति नहीं, 1857 की। तो उस पर जी। और इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ लघु कथा साहित्यकार आदरणीय शैल अग्रवाल दीदी जुड़ गई हैं और कह रही हैं कि सोना तप कर ही पिघलता है और लचीला होकर ही आभूषण बनता है। तो आपकी जीवटता पर आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रही हैं। और आदरणीय अतुल सर हमारे साथ, अतुल खरे जी हैं और कह रहे हैं आदरणीय चंदेल सर के संघर्ष पर कहना चाहूंगा कि समर से खाता जो घाव उसी का मान होता है, छिपाकर वेदना में भी मधुर वरदान होता है। झेलता है जो चोट से छैनी और हथौड़ी की, वही पाषाण कहीं मंदिर तो कहीं भगवान होता है। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय सर, आपने बहुत सुंदर लिखा है। और मुझे लगता है शायद कहीं सर, हाँ सर, बहुत सारे आपके लिए प्रशंसा आ रही है और सब लोग लिख रहे हैं। जैसा कि आदरणीय अभी अतुल सर ने भी लिखा और मैंने उनका पढ़ा भी कि आदरणीय चंदेल सर के संघर्ष पर कहना चाहते हैं कि समर में खाता जो घाव उसी का मान होता है, छिपाकर वेदना में भी मधुर वरदान होता है। झेलता है जो चोट छैनी और हथौड़ी की, वही कहीं पाषाण कहीं मंदिर तो कहीं भगवान होता है। तो ये बहुत सुंदर लिख रहे हैं। और हमारे साथ सूरीनाम से लैला जी भी जुड़ गई हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आपको साधुवाद दे रही हैं। और सुनीता दीदी आपके अग्रिम कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं। और समीक्षा तेलक दी बोल रही हैं वो बहुत इंतजार कर रही हैं आपके दुर्गावती उपन्यास का। तो मुझे लगता है केवल वही नहीं, हमारे आज के सारे दर्शक इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी फिर से नई कृति आए और वो उसको पढ़ें। और मैं कहना चाहूंगी सर, क्योंकि हम कार्यक्रम के लगभग समापन में हैं, आज आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तो आपका आभार व्यक्त करूं कि आपने इतने सारे लोगों से मुझे मिलवा दिया। मैं उनके चेहरे तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों का परिचय जो दिया, तो मैं सर ये सब आपके प्रशंसक हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ा है और सुना है और आज साक्षात रूप में आपसे मिल रहे हैं। ये सभी आपके प्रशंसक हैं और पाठक हैं आपके। और पढ़ा होगा, हमारे नहीं होगा, किसी ने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि मैं कमी आता हूँ ना इस तरीके से। और हमारे दर्शकों का भी मैं, जो आज हमारे इस आभासी पटल से जुड़े, जिन्होंने अपना समय हमें दिया और हम अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन किया और सुझाव दिए, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। और अगले सप्ताह एक विशेष प्रस्तुति होगी एक नए लेखक के साथ। हम सुनेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। और आदरणीय व्यंग्यकार आदरणीय मीना सदाना अरोड़ा जी कह रही हैं सार्थक, शानदार और सर को आत्मीय सादर अभिवादन। मीना जी के व्यंग मेरा बहुत कसरदार और सभी को गहरे मेरा होते। प्रणाम कहिए, सभी को मेरा प्रणाम कहिए। आप सब ने सुना, आप सबका सादर अभिवादन करते हैं सर, आपको प्रणाम करते हैं। तो तब तक आज्ञा दीजिए, अब फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अगले कार्यक्रम में अगले लेखक के साथ, सुनेंगे उनकी इसे कहानी। सेव कर लीजिएगा आप वीडियो को। जी सर, बिल्कुल। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।